हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन अकेडमी पे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को लेके आए हैं जिसके अंदर में हम लोग टॉप मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के लिए करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका था। किस पैटर्न का सवाल आपको आपके बोर्ड पूछता है उसके ऊपर यहाँ पे हम लोग एक डिटेल एक्सप्लेनेशन आज करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपको आपका बोर्ड जेक और सीबीएसई आपसे सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल को आप देखिएगा क्या बोलता है, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट अपसाइलन नॉट। ये सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसको हम अपसाइलन नॉट बोलते हैं और इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है या तो एयर होगा या फिर आपका वैक्यूम होगा। तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग पढ़ते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल करके। इसका वैल्यू पूछा है आपको, तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और साथ में यूनिट भी आप याद रखिएगा क्योंकि यूनिट भी आपको पूछता है क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बाकी यहाँ से इस यूनिट से कौन कौन डायमेंशनल फॉर्मूला इस एप्सिलॉन नॉट के लिए लिख पाइएगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कमेंट में ज़रूर मेरे को बता दीजिएगा, ये भी पूछा गया है आपको प्रीवियस ईयर में। इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। वैसे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। एलिमेंट्री चार्ज जो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप थर्ड नंबर का सवाल क्या बोला है कि जो कोलंबियन फोर्स होता है, आप तो जानते हैं ये कोलंबियन फोर्स का मतलब क्या है कि दो चार्ज अगर है आपके पास, एक Q1 और एक Q2, और इन लोगों के बीच का डिस्टेंस अगर कुछ है R करके, तो इन लोगों में जो फोर्स लगता है वो होता है आपका F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे के का मतलब क्या है, कूलम कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बारे में अभी आपको बताए हैं वो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो आपका कोलंबियन फोर्स है, ये कोलंबियन फोर्स किस प्रकार का होता है, क्या ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया है सेंट्रल फोर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑप्शन नंबर सी दिया है कि दोनों होगा ए एंड बी, मतलब ये सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोथ हो जाएगा आपका इसका सही आंसर, बोथ ए एंड बी। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है और ये अगर एक दूसरे चार्ज पे अगर ये फोर्स लगाएगा तो ये फोर्स का जो डायरेक्शन होगा या जो फोर्स लगेगा वो आपका इस सेंटर से पार होते हुए जाएगा। मतलब फोर्स लगने का जो डायरेक्शन है वो सेंटर से गुजरेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये सेंट्रल फोर्स है। और साथ में ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी है क्योंकि ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करेगा, लाइक चार्जेस में अट्रैक्शन और अनलाइक चार्जेस में रिपल्सन। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल अगर आप देखिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आप डिनोट करते हैं ई से, और बहुत कोई इसको पढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई का जो फॉर्मूला होता है वो जनरली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कूलम फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ से अगर आप ऐसा यूनिट लिखना चाहिएगा, देखिए फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए क्या होगा, कूलम होगा, तो इसका ऐसा रेट होता है न्यूटन पर कूलम, ये ऐसा यूनिट है। अब आप ऑप्शन देखिए, क्या यहाँ पे न्यूटन पर कूलम कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक भी ऑप्शन में आपको न्यूटन पर कूलम नहीं दिया गया है। तो यहाँ से आपको समझना है कि यहाँ पे जो भी यूनिट दिया गया है ये आपका ऐसा यूनिट नहीं है, ये अनदर यूनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको हम ये पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है E इक्वल्स टू माइनस dB/dr, और इस dB/dr को हम क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। और यहाँ से यूनिट क्या लिखिए निकलेगा वो देखिए, dB का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के लिए यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और ये चेंज इन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल क्या होगा, बोलेगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, जो इसका सही यूनिट होगा वो क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, तो आप बोलिएगा यहाँ पे सर जो ऑप्शन मेरे को दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, वोल्ट पर मीटर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आप 5वां नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ रहा है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बहुत सिंपल है, पहले तो बताइए के को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का वैल्यू कितना होता है, तो बोलिए कूलम कांस्टेंट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन होता है इसका जो देखिए यहाँ पे जो कूलम कांस्टेंट के आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नीचे है के आपका ऊपर है, तो इसका जो भी यूनिट होगा इस पर इसका उल्टा हो लग जाएगा, मतलब जो इसका पावर है जैसे 1 है तो इसका यूनिट होगा पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर में प्लस है तो ये हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे कूलम स्क्वायर में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये होता है इसका यूनिट पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको एप्सिलॉन नॉट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा कूलम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इसका सही हो जाएगा। वैसे ये सब आप याद जरूर रखिएगा, कभी कभी आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और यूनिट पूछता है और डायमेंशन भी पूछता है, कभी कभी कूलम कांस्टेंट के का भी वैल्यू और डायमेंशन आपको या एसआई यूनिट आपको पूछ लेता है, ये सब वैल्यू है के का है ना 9 ये वाला, याद जरूर रखिएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल छठा नंबर सवाल को देखिएगा। छठा नंबर सवाल में देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, रिपीटेड क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, क्या ये वाला होगा 9 इंटू 10⁻10, नहीं ये नहीं होगा, 9 इंटू 10⁻⁻9 ये भी नहीं होगा, 9 इंटू 10⁻10 ये भी नहीं होगा, इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू नहीं होता है, क्या होता है 8.854 10⁻12 होता है, ठीक है। यूनिट क्या होगा बार बार बोल रहे हैं याद रखिएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए सिंपल सवाल ही आपको आपका बोर्ड पूछता है, बाकी अगर आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं देखिए तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए हम ऑफलाइन क्लासेस देते हैं और साथ में यूट्यूब में भी कुछ प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों का ही वीडियोज़ हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। फिजिक्स में हम आपका 12th का 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करवा दिए हैं, न्यूमेरिकल्स को भी करवा दिए हैं। बाकी केमिस्ट्री में भी हम 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, आपका मैथ्स भी हम स्टार्ट किए हैं। बाकी एग्जाम तक देखते हैं हम कि 5 मार्क्स का जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा वो सब भी हम आपको करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए हम थोड़ा सा यूट्यूब में कुछ दिनों से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाए हैं, बाकी आप सवालों को देखिए और बनाने का ट्राई करिए, हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए क्या बोलता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 81। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, सापेक्ष है ना, सापेक्ष में। ओके उसके बाद क्या दिया देखिए, इफ़ ER and epsilon naught are the permittivity of water and vacuum यानी फ्री स्पेस, मतलब यहाँ पे दिया है कि ER क्या है, ER ये आपका परमिटिविटी किसका है, वाटर का है, और एप्सिलॉन नॉट किसका है, तो आप बोलिएगा ये आपका वैक्यूम का है। वैक्यूम यानी आपका वैक्यूम को ही हम फ्री स्पेस बोलते हैं, और इसका वैल्यू आपको बता दिए एप्सिलॉन नॉट का, ये आपको दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव ER इज द परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आपको दिया हुआ है। रिलेटिव परमिटिविटी किसका दिया है, वाटर का। तो ये बताइए आपके रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए रिलेटिव हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बाय या विथ रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और स्पेस। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ पे मीडियम कौन है, तो आपको यहाँ पे पूछा वाटर का पूछा है, तो आप बोलिए यहाँ पे आप लिखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर W, नीचे में आएगा एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए। अब बोलिए रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे आपको दे दिया गया है, कितना दिया देखिए W आप लिए हैं, W की जगह पे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे R भी दिया हुआ है, तो आप R भी ले सकते हैं, ER/E एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी का वही मतलब होता है कि आप वैक्यूम के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं कि वाटर का परमिटिविटी कितना होगा। वैक्यूम का मतलब जब आपका 2 चार्ज है, मान लीजिए Q1 और Q2, और इसके बीच में कुछ नहीं है, वैक्यूम है, तो वहाँ का परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में जब हम इन दोनों चार्ज के बीच में मान लीजिए वाटर को भर देंगे तो इसका परमिटिविटी क्या हो जाएगा, वही उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 81। और आपको निकालने क्या बोला है, देखिए आपको निकालने बोला है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड वैक्यूम रेस्पेक्टिवली, देन तब इन लोगों का परमिटिविटी ऑफ वाटर और वैक्यूम आपस में किस प्रकार से रिलेट होगा। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 81, यहाँ पे बोलिए वाटर का परमिटिविटी को हम EW बोल दे रहे हैं, या ER जो दिया हुआ वही लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। तो बोलिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ER जो होगा ये इक्वल, देखिए डिवाइड इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब वाटर का जो परमिटिविटी होगा वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना गुना ज़्यादा होगा, तो 81 टाइम्स ज़्यादा होगा। रिलेटिव परमिटिविटी वही आपको बताता है। अगर कहीं पे बोला जाएगा ना कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास, मान लीजिए ग्लास एग्जांपल के लिए बोल देता है कि ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, इसका मतलब आपको समझना है कि ये वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना परमिटिविटी आपका ज़्यादा दिखा रहा है, 10 गुना ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा रिलेटिव परमिटिविटी का वही मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बोलिएगा कि वाटर का, देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए कि वाटर का जो परमिटिविटी है ER, ये वाटर है, ये क्या होगा 81 टाइम्स आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा वैक्यूम से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप देखिए 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है,
द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट। देखिए इतना सिंपल सवाल तो आपको नहीं पूछेगा, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन है, आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप जरूर याद रखिएगा क्या होता है, कूलम होता है। वोल्ट किसका यूनिट होता है, बोलेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। एम्पियर किसका होता है, करेंट का। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का। याद जरूर रखिएगा। बाकी आप 9 नंबर के सवाल को देखिए। 9 नंबर सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब बताइए गॉस का नियम किसके ऊपर दिया गया है, तो आप बोलिएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे एक चार्ज है तो इस चार्ज के अराउंड में अगर आप एक क्लोज सरफेस को कंसीडर करते हैं तो इस क्लोज सरफेस के इस एरिया में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलर थ्रू दिस सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, फाई ई से। और गॉस बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये बराबर होगा कि इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, यानी चार्ज इनसाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बोलता है गॉस लॉ। ये गॉस लॉ बोलता है, अगर आपको इसको प्रूफ देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करके इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। एक एक करके एक एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बोलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। फाई ई इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आपका सही आंसर। बाकी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा अगर किसी को याद है तो। जो भी आपको हम पूछ रहे हैं, देखिए सवाल है, आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ मत दीजिए, आप प्रिपेयर होते हुए आगे बढ़िए ताकि आपका मार्क्स ज़्यादा आए। आपका ऑब्जेक्टिव 25 आएगा और अगर आप 25 लाना चाहते हैं, 25 में 25 लाना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों करना होगा। पहले आपको थ्योरी करना होगा, चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करना होगा, उसके बाद आप MCQs को लगाइए। हम तो चैनल पे पूरा MCQs देंगे आपको, एग्जाम से पहले पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, आप जरूर 25 में 25 ला पाइएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर सवाल 11 नंबर के सवाल को देखिए, क्या बोलता है, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट। देखिए ये सवाल आपका दिमाग थोड़ा माथापच्ची जरूर करेगा, दिमाग का आपका दही जरूर बनाएगा। आपने जरूर पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्वेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हमने पढ़ा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो 4 ऑप्शन दिया है आपको, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है आपका। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। क्या सही है, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो आपने वही तो पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आपने क्या पढ़ा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो आपको ये ऑप्शन सही लगेगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को हम विनाश भी नहीं कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपको सही लगेगा। तो आपका यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही दीजिएगा, पहला कि दूसरा। तो आपको मैं बता दूं कि पहला ऑप्शन भी ना तो पूरी तरह सही है, ना आपका दूसरा आंसर भी पूरी तरह से सही है। चार्ज को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप थोड़ा डेप्थ लेवल का बात कर रहे हैं हम, कि आप चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन चार्ज का क्रिएशन हमेशा पेयर में होगा। किस में होगा, पेयर में होगा। पेयर का मतलब एक होगा, पेयर में होने का मतलब है कि एक आपका पॉजिटिव में होगा और एक आपका नेगेटिव में होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है तो आप इस बॉडी में चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, आप इस बॉडी में चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप जब चार्ज क्रिएट करिएगा तो वहाँ पे चार्ज सिर्फ पॉजिटिव का नहीं, नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट होगा, और इसी वजह से टोटल चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। जो कंजर्वेशन आपको बोलता है कि नेट चार्ज जो होता है वो सिस्टम का 0 ही रहता है, क्योंकि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चार्ज को आप क्रिएट तो कर लीजिएगा, लेकिन वो हमेशा पेयर में क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में क्रिएट होगा। क्लियर हो। तो यहाँ पे समझने वाले सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आएगा तो हम मेरे को जितना लग रहा है कि 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देता है कि उनको लगता है कि चार्ज में आपका चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए और बी में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो बोलता है साइमल्टेनियस एक साथ क्रिएशन होगा इक्वल और अपोजिट चार्ज का, एक साथ आपका क्रिएशन होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, चार्ज को आप क्रिएट करते हैं, जैसे कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है नेगेटिव तो वहाँ पे पॉजिट्रॉन भी क्रिएट होगा, जो पॉजिट्रॉन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए पॉजिट्रॉन के बारे में शायद आप 11 में या 12 में नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप जब ग्रेजुएशन करिएगा तो पॉजिट्रॉन के बारे में जरूर पढ़िएगा। बाकी 12th में भी पॉजिट्रॉन के बारे में है आपका कौन सा चैप्टर, तो फिजिक्स के न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाला चैप्टर, यानी न्यूक्लियस वाला चैप्टर में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज। क्वांटाइजेशन क्या बोलता है कि किसी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या आएगा, ई आएगा, इसके बाद 1e, इसके बाद 2e। मतलब जो चार्ज मिलेगा वो इस प्रकार के फॉर्म में मिलेगा, एनी के फॉर्म में, जहाँ पे एन क्या क्या होगा आपका इंटीजर हो सकता है, 0 1 2 3 4 इस टाइप से इंटीजर में होगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा आंसर सही होगा, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो नहीं है, गलत हो जाएगा। चार्ज तो आपका एग्जिस्ट करता है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये तो आपको क्वांटाइजेशन बोलता ही नहीं है। क्वांटाइजेशन क्या बोलता है
है, बोलता है देयर इज ए मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा मिनिमम एक चार्ज होगा जैसे ई, और यही मिनिमम चार्ज से आप इसको एक्सेप्ट भी करिएगा और इसी से आप बाकी चार्ज के बारे में आप कैलकुलेशन भी कर पाइएगा, कितना चार्ज है 1E 2E 3E। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन बोलता है ये वाला, देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी अब 13 नंबर के सवाल को देखिए क्या बोलता है 13 नंबर सवाल में कि चार्ज क्यू इज इनक्लोज्ड इन ए क्यूब, मतलब एक क्यूब है इस प्रकार से, और इस क्यूब के अंदर में हम एक चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक चार्ज है सेंटर पे, तो उसके बाद क्या बोलता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फेस। सबसे पहले बोले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बनेगा, अभी गॉस लॉ क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल बनेगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप यहाँ पे गौर से बताइए कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट आपको कितना फेस के लिए पूछा। देखिए टोटल फेस आपका क्यूब में कितना होता है, 6 होता है, 6 फेस होता है। तो आपका टोटल फेस 6 है और टोटल फेस में टोटल एरिया में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 6 फेस में आपका बनेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सवाल में क्या पूछा है, विथ वन ऑफ द फेस, एक फेस में कितना बनेगा बोलिए, तो एक फेस में कितना बनेगा 6 में Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक में बनेगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे सही होगा। 14 नंबर के सवाल को देखिए। 14 नंबर का सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाता है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है आपको। बोलता है इफ़ ए पॉइंट चार्ज Q, स्मॉल q का कोई एक पॉइंट चार्ज है, मूव्स राउंड इन ए सर्कल, मतलब एक सर्कल में एक चार्ज आपका मूव कर रहा है स्मॉल q, अबाउट ए चार्ज स्मॉल q, और किसके अबाउट में मूव कर रहा है, तो और एक स्मॉल q है, उस चार्ज के अबाउट में एक स्मॉल q चार्ज मूव कर रहा है इस प्रकार से सर्कुलर पाथ में। तो बोलता है वर्क डन बाय द चार्ज, इस चार्ज की वजह से, जो चार्ज मूव कर रहा है उसके वजह से वर्क डन कितना होगा। देखिए ये आपका चार्ज है स्मॉल q, ये भी चार्ज है स्मॉल q, दोनों सेम नेचर का है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस प्रकार से फोर्स लगेगा आपका यहाँ पे फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन है। अगर ये इधर मूव कर रहा है, इधर मान लीजिए इधर मूव कर रहा है एंटी क्लॉक, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे फोर्स लग रहा है, जहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका इधर होगा, टेंजेंट आपको खींचना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगा, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। बोलिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री का एंगल है। और हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। तो आप बताइए कॉस कितना, थीटा कितना है, 90 है। अब 90 cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो वर्क डन कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अधिकतर सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है। जैसे कि आप 15 नंबर का सवाल को देखिए, आप अगर इसको बिना कॉन्सेप्ट के बनाइएगा तो आपका बहुत लंबा बनेगा, बहुत आप देरी लग जाएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ट्रिकी मेथड से बनाना है, और यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा स्मॉल सा ट्रिक्स जरूर बताएंगे। सवाल क्या बोलता है देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस +3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर। सही बात है, दोनों पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल करेगा। कितना फोर्स से रिपेल कर रहा है, तो विथ ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, दोनों के बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज, दोनों को, इसको और इसको, मतलब +3 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम को क्या किया जा रहा है, तो -6 माइक्रोकूलम करके चार्ज दिया जा रहा है, एडिशनल चार्ज, इसको भी दिया जा रहा है और इसको भी दिया जा रहा है। ठीक है, देन द न्यू फोर्स। अब बताइए चार्ज आप एक्स्ट्रा ऐड करिएगा तो फोर्स भी आपका अलग लगेगा। पहले तो 10 न्यूटन लग रहा था, बाद में कितना लगेगा ये आपको निकालना है। तो चलिए पहले का ही बात कर लेते हैं, F1 फॉर्मूला क्या बोलता है, Q1 कितना है, तो आप बोलिएगा 3 माइक्रोकूलम है। Q2 कितना है, आप बोलिएगा 4 माइक्रोकूलम है। बाय क्या होता है, R² होता है, तो R² रहने दीजिए, हमको नहीं पता, इसको हम 1 मानते हैं। F2 बाद वाला बोलिए, बाद वाला कैसे करिएगा, कूलम कांस्टेंट K का K, बाद में चार्ज कितना होगा, तो ये देखिए ये +3 माइक्रोकूलम को अगर -6 देंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलिएगा -3 माइक्रोकूलम बचेगा सर, तो ये Q1 होगा। Q2 देखिए +4 है, -6 देंगे तो कितना बचेगा, बोलिएगा -2 माइक्रोकूलम बचेगा, नीचे में R² का R²। एक काम करते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको भी और इसको भी, दोनों को एक तरफ से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए यहाँ बचेगा F1/F2। इधर आपका क्या कटेगा, देखिए K और K कट जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 माइक्रोकूलम 3 को काट देगा। अब ये माइक्रोकूलम कट गया, 2 के 2, 2 2 में 4, मतलब 2 बचेगा। और देखिए नीचे R² है, यहाँ पर भी R² कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2। तो यहाँ पे F1/F2 में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। आपको निकालना क्या है, F1 तो आपको दिया हुआ है, F1 कितना दिया है बोलिए, F1 दिया है, पहले कितना फोर्स लग रहा था, 10 लग रहा था, तो बोलिएगा F1 दिया है 10
F2 कितना है यही तो निकालना है। F2 बाई इधर आपका 2 हो जाएगा, तो बोलिए F2 कितना निकलेगा, तो आप बोलिएगा F2 जो होगा ये इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो F2 आएगा आपका 10/2 और इसका आंसर कितना होगा 10/2, यानी आंसर आएगा आपका 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। कितना शॉर्ट में हम बनाए देखिए, पहले F1 लिख लिए, F2 लिख लिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, सब कुछ कट गया, सिर्फ 2 बचा। F2 निकालना था, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। इजी सवाल था, इससे इजी सवाल आपको और क्या ही देगा। इस प्रकार का सवाल देखिए, हम इस प्रकार का सवाल आपको 2000, ये सवाल तो पक्का हम कंफर्म बोल दे रहे हैं, ये सवाल आपको 2019 के बोर्ड में आपको पूछा था, 2019 में इतना में पूछा था आपको 2019 में। और इस टाइप के सवाल उसके बाद से तो रिपीट भी हो रहा है, पैटर्न को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और भी सवाल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे करवाएंगे, लेकिन एग्जाम के सामने करवाएंगे। अभी बस चैप्टर को रिवीजन के लिए ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आप जान पाएँ कि आपने जो चैप्टर क्लियर किया या पढ़ा है वो आपसे बनता है या नहीं बनता है। ये सवाल सेम टाइप का है, 2 पॉइंट चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट करेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा। कितना फोर्स है 1 न्यूटन। आपको चार्ज एडिशनल दिया जा रहा है, -5 माइक्रोकूलम करके ऐड कर रहे हैं दोनों में, तो न्यू फोर्स कितना होगा। सेम टाइप का फोर्स है, एक बार निकाल लीजिए F1, एक बार निकाल लीजिए F2 और निकाल करके देखिए कि F2 कितना आएगा। ये वाला आंसर भी आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जितने सारे क्वेश्चन को हम बोले हैं देखिए आपको देने के लिए, उसका आंसर आप ज़रूर दीजिए, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप सवालों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए 17 नंबर, इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या बोला गया, देयर आर 2 चार्जेस, 2 चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम +5 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। सबसे पहले 2 चार्ज है, एक Q1 और एक Q2। तो आपको पता है कि दोनों चार्ज कैसे फोर्स लगाएगा, एक बार Q1 लगाएगा Q2 पे, एक बार Q2 लगाएगा Q1 पे, मतलब एक फोर्स होगा F21 फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू Q1, और एक होता है F12 फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू Q2, मतलब 2 पे लग रहा है 1 के वजह से, 1 पे लग रहा है 2 के वजह से। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 2 पे 1 के वजह से, 1 पे 2 के वजह से, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, और साथ में अपोजिट नेचर अपोजिट डायरेक्शन के वजह से यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड का रेशियो बोलिए, दोनों का वैल्यू सेम होगा, रेशियो करेंगे तो बराबर है, तो रेशियो कितना आएगा 1:1। सही आंसर, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, 1 आंसर 1 हो जाएगा, 1:1। न्यूटन्स का थर्ड लॉ का पालन करता है कौन, कूलम्स लॉ, याद रखिएगा, कूलम्स लॉ ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट सवाल इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, देखिएगा 18 नंबर, ए सॉफ्ट बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक सॉफ्ट का बबल है और इसमें हम नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज -Q, नेगेटिव चार्ज हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज देने पे इसका रेडियस बढ़ेगा, मतलब ये सॉफ्ट बबल बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ये आपको पूछा गया। बोलिए नेगेटिव चार्ज हम जैसे देंगे, आप बताइए, सॉफ्ट बबल का सरफेस में पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि टोटल चार्ज कितना होता है 0 होता है, तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। आपने नेगेटिव दे दिया, तो बोलिए जो नेगेटिव चार्ज इसमें ऑलरेडी मौजूद है, क्या वो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को रिपल नहीं करेगा, और रिपल करेगा तो इसका सरफेस तो बड़ा हो जाएगा ना, रिपल्सन से सरफेस क्या होता है, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज दीजिएगा ना, इसका रेडियस क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, इंक्रीज करेगा, रीजन है रिपल्सन की वजह से। नेक्स्ट उसके बाद 19 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है देखिए, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, अगर कहीं पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक डाइपोल रखते हैं -Q और +Q का, तो इस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, बोलेगा PE sin थीटा होता है, ये इसका फॉर्मूला है। और अगर sin थीटा हटाएंगे तो क्या लगेगा, बोलिए P क्रॉस E लगेगा, P क्रॉस E। तो सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, P क्रॉस E, सही आंसर यही है। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका 20 नंबर का, क्या बोला है देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है 20 नंबर का। क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज लाइंग अलॉन्ग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, मतलब यहाँ पे एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वही फिगर है, इस प्रकार से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू कितना E है, यहाँ पे एक डाइपोल रखा गया है -Q और +Q का, तो वगडन कितना होगा, रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, वगडन निकालने बोला है। आपको पता है ना कि वगडन ही कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है, और यही पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, वो आपको प्रूव भी करवाए हैं, आप जाके वीडियोज़ में दे सकते हैं। PE क्या होता है बोलिए, तो बोलिएगा PE cos θ1 - cos θ2, ये होता है फॉर्मूला आपका वगडन का। तो यहाँ पे बोलिए आप
यहाँ पे बोलिए थीटा 1 कितना है, तो पहले आप बोलिए पहला एंगल कितना होगा, तो आप बोलिएगा थीटा 1 0 डिग्री से कितना घुमाना है, तो थीटा 2 90 डिग्री तक घुमाना है। तो बोलिए सही आंसर क्या होगा। देखिए पी का पी, ये सब नहीं दिया, पी दिया है, लाइपोल मोमेंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कॉस थीटा 1 कितना होगा, तो बोलिए कॉस थीटा 1 0 है, और यहाँ पे होगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 होगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 माइनस 0 1 बचेगा। इसका मतलब जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा पी इंटू ई, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 0, और 1 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पी इंटू ई। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका पी इंटू ई, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना, देखिए हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका प्रैक्टिस बना रहता है, आपका प्रैक्टिस बना रहता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएगा तो आप उसके साथ डील कर पाइएगा, ठीक है। तो अभी आप हम फिजिक्स का देखिए, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दे दिए आपको, दूसरे चैप्टर का भी दे दिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी दे दिए। अब हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को नेक्स्ट वीडियोज़ पे अपलोड करेंगे, जो आपका है कौन कौन सा, सॉल्यूशन का अपलोड करेंगे, सॉल्यूशन के बाद आपका केमिकल काइनेटिक्स का अपलोड करेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपलोड करेंगे। तो आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि आपके पढ़ाई और मेहनत का बदौलत ही आपको अच्छा मार्क्स आएगा और उसी से आपका लाइफ भी सिक्योर होगा। बाकी अगर वीडियोस पसंद आई होगी तो वीडियो पे एक छोटा सा लाइक, वीडियो पे एक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।